नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं और आज की इस क्लास में आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले भी पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग जब दूसरों को शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इनमें से कौन से वो सुल्तान है जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों देखिए बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने बुरी तरह से इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी और इसी युद्ध में बाबर ने तुलुगामा नीति का प्रयोग किया था, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल या उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? याद रखिए कालसी में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कालसी। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई देखिए मुमताज महल का असली नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे। याद रखिएगा अर्जुमंद बानो बेगम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पर देखिए दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? याद रखिएगा निम्बार्क आचार्य। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए तैमूरलंग के आक्रमण, ठीक है, के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तो देखिए तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और इनके आक्रमण करने के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला जो राज्य है वह है जौनपुर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर, याद रखना। देखिए ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1833 में। देखिए ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो 1833 ईस्वी में। आगे देखिए अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कालिदास द्वारा रचित मलविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मलविका अग्निमित्र जो नाटक था, ठीक है, इसके लेखक थे कालिदास और इसके नायक कौन थे? तो अग्निमित्र। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन और इनका मकबरा कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर करेक्ट हो जाएगा। अगला, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए गुप्त काल में जो सबसे लोकप्रिय देवता हुआ करते थे वो थे विष्णु जी, भगवान विष्णु। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है निम्नलिखित में से वो कौन सा भाषा है जिसको लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा को, याद रखिएगा बांग्ला भाषा या बंगाली भाषा को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए इनमें से कौन सा वो वेद है जो कि गद्य रूप में भी रचित है? याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, यजुर्वेद, याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? देखिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से कहाँ पर था? तो विक्रमशिला में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आगे देखिए गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो भाई गृहपति का अर्थ क्या था? देखिए राइट होगा धनी किसान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धनी किसान। आगे देखिए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई देखिए इनमें से वो कौन सा भारतीय है जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए शाहजहां का मूल नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों याद रखना है, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 खुर्रम याद रखिए। आगे देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे, यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है ना साथियों 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा प्रसिद्ध, देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये सामवेद को कहा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। आगे देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमोदय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था, तो भाई वातापी के चालुक्य ने। ठीक है, आगे देखिएगा किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा किसने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी, तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो देखिए शेख उल हिंद की पदवी इनमें से किसको दी गई थी, याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती को। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। आगे देखिए 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों 1899 से 1900 बीच की जो मुंडा क्रांति हुआ था इसके नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड राज्य से है, याद रखिएगा। आगे देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसमें कौन पराजित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था, और इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है जो कि हुआ था 1192 में। इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, याद रखिए सैयद हैदर रजा ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिएगा साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो थॉमस स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब देखिएगा बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, याद रखिएगा महमूद गवा ने। महमूद गवा करेक्ट आ जाएगा यहाँ आपका आंसर। नेक्स्ट है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किस चीज़ के लिए। तो भाई देखिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग जो है ना साथियों खेत की सिंचाई के लिए होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अशोपति ये कहाँ के शासक थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा उपनिषद काल के राजा जो थे ना अशोपति ये कैकेयी के राजा थे, कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी कैकेयी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। यानी इनमें से वो कौन से मराठा सरदार है जिन्होंने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। याद रखिए महादाजी सिंधिया ने। ठीक है, वह मराठा सरदार थे महादाजी सिंधिया जिन्होंने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों देखिएगा कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। याद रखिएगा कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल उत्पादन से। निम्नलिखित में से भारत में विद्युत उत्पादन में किसका हिस्सा सर्वाधिक है। तो देखिए भारत में विद्युत उत्पादन में इनमें से किसका हिस्सा है जो कि सर्वाधिक है साथियों, तो याद रखिए ताप विद्युत का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा है जो कि नहरों के द्वारा सिंचित है। तो देखिए भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा, याद रखिएगा 36% नहरों के द्वारा सिंचित होता है। आगे देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है। तो भाई साथियों देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति इनमें से कौन सी है, तो याद रखिएगा वेणुगोपाल समिति। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसको अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था, तो याद रखिए बालीगंज में। ठीक है,
आगे देखिए, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा है जो कि निर्यात कर देता है? तो साथियों देखिए, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? याद रखिएगा 20%, क्योंकि चाय के उत्पादन में जो है ना साथियों, चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत, यानी सेवन भी चाय का भारत बहुत ज़्यादा करता है, याद रखना। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल, इसी कब प्रकाशित हुई थी? तो साथियों, दास कैपिटल पुस्तक जो है 1867 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा एडम स्मिथ, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर, गुजरात में। तो जामनगर, गुजरात करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नवरत्न स्टेट्स किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नवरत्न स्टेट्स जो है ना साथियों, ये सार्वजनिक कंपनी से संबंधित है, ठीक है। देखिए, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक कंपनी से। आगे देखिए, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो देखिए राइट होगा जीजाबाई से, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो देखिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 51 का क में, और भाग पूछे अगर तो मूल कर्तव्यों को भाग 4 का क में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये रूस के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखना है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो साथियों, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तीनों शिक्षा का केंद्र था, कौशाम्बी नहीं था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो वह देखिए, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक ये रायगढ़ में हुआ था साथियों, याद रखना, रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? अब देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा। देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो साथ हेक्टर मुनरो आपको याद रखना है, 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली ये कब शुरू की गई थी? तो साथियों देखिए, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई थी, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके संपूर्ण जीके जीएस के। वैसे मैंने यूपी जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, आप लोग चैनल के अंदर देख सकते हैं। तो साथियों, क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।